आज आपकी मुलाकात एक ऐसे डॉक्टर से कराने जा रहे हैं जिसे डॉक्टर देखना उनकी वालदा का ख्वाब था, जिन्होंने अपनी वालदा के ख्वाब को ताबीर देने के लिए MBBS के मुश्किल तरीन इम्तिहान में न सिर्फ कामयाबी हासिल की बल्कि 10 गोल्ड मेडल हासिल करके एक अजीम कारनामा भी सर अंजाम दिया। मगर अफसोस की बात ये है कि जब उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल करके अपनी वालदा के ख्वाब को ताबीर दी तो उनकी वालदा ये दुनिया छोड़ चुकी थी। एक तो मेरे फेस वैल्यू का इशू था क्योंकि मैं नकाब पहनती हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक फेवरेटिज्म की वजह से मैं सफ़र हुई हूँ। ऐसी ख्वाहिश जो आपकी अभी तक पूरी नहीं हुई? जब मैं कॉन्वोकेशन हूँ तो वो सारे मेडल्स मैं अपनी अम्मा को पहनाऊँ, वो सब उनके लिए थे, वो वहाँ नहीं थी उस वक्त, तो ये ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकती। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त शकील अंजुम और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वो कामयाब हो और गोल्ड मेडल हासिल करे, लेकिन जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं वहीं चंद खुशकिस्मत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गोल्ड मेडल हासिल कर पाते हैं। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत और खुशकिस्मत स्टूडेंट से कराने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी वालदा के ख्वाब को ताबीर देने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 10 गोल्ड मेडल हासिल किए। उनसे हम जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी क्या थी। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, स्टूडेंट के लिए एक गोल्ड मेडल हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, आपने 10 गोल्ड मेडल कैसे हासिल कर लिए? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की देन है सबसे पहले, और दूसरा मेरी अम्मा की दुआएं हैं, मेरी अम्मा की मेहनत है, और टीचर्स होते हैं आपके जो आपके लिए मोटिवेशन होते हैं, आपको सिखाते हैं, क्योंकि किताब खोल के कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन प्रॉपर वे में पढ़ना, प्रॉपर वे में सीखना वो टीचर्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपके फ्रेंड्स आते हैं, आपके सिबलिंग्स आते हैं सब, तो और फिर एंड पे मुझे लगता है कि मैं आती हूँ कि जिसने थोड़ी बहुत अपना हिस्सा डाला होगा, तो इस सब से फिर अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने 10 गोल्ड मेडल हासिल किए, रोज़ाना आप कितने घंटे मेहनत करती थी जो आप स्टडी को देती थी? रूटीन में तो यही होता है कि मतलब 4 to 6 आवर्स आपको जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, आप उसकी आकर प्रैक्टिस करें। उसके बाद जब आपका कोई टेस्ट होता है उसमें आपने प्रॉपर वो भी यही होता है कि 2-3 दिन आपको कोई होश खबर नहीं है, बस आपने पढ़ना है। उसके बाद सेंडअप्स हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर सारा पढ़ना पड़ता है, सारा सिलेबस, तो उसमें भी यही है कि मतलब 16 आवर्स और समटाइम्स इससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो सारा सिलेबस हमारा इतना ज़्यादा होता है। और उसके बाद प्रॉफ में तो बिल्कुल ही होश खबर नहीं होती, आपने पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बस यही होता है हमारा। अच्छा, जब आप स्टूडेंट थी आपको आइडिया था कि आप 10 गोल्ड मेडल हासिल कर लेंगी? बिल्कुल भी नहीं, मुझे कभी भी ऐसे नहीं लगा था शुरू में। वही है कि मैं जैसे हर दफ़ा बताती हूँ कि मैं रोल नंबर 100 थी, तो वो मेरी बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। 100 क्यों, मोटिवेशन क्यों है? मैं लास्ट मेरिट थी अपनी क्लास का, तो अच्छा, शुरू में क्या होता था कि टीचर्स जब आते थे, हु इज़ रोल नंबर 1, हु इज़ रोल नंबर 100, 1 पे एक लड़का खड़ा होता, 100 पे मैं खड़ी होती थी, तो फिर वो लेसन रिवाइज करना, हर चीज़ में वो एक डिस्क्रिमिनेशन थी, ये 1 है ये 100 है, तो वो मुझे बड़ा ही मतलब एक अजीब सी थी कि हम सब 90% वाले लोग हैं, 0.01, 0.8 इस तरह से तो हमारे डिफरेंस था। तो इस बेस पे इस तरह से ट्रीट करना मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, इंशाल्लाह मैंने ये प्रूव करना है कि 100 किसी की पहचान नहीं होता। आप मतलब अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से किसी भी मुकाम तक जा सकते हैं। और उसके बाद मेरी अम्मा की दुआएं थी, अल्लाह ताला का साथ है, और थोड़ी सी मेरी भी कोशिश करता है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे कहा जाता है काफ़ी फेवरेटिज्म होती है, टीचर्स काफ़ी स्टूडेंट्स को अपनी मर्जी से देते हैं, CGP देते हैं, उनको ग्रेड देते हैं, नंबर देते हैं। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है?
میں نے سفر کیا ہے. نمبر 1 تو میں فیوریٹ اسٹوڈنٹ کبھی بھی نہیں رہ سکی, اور نمبر 2 ایک تو میرے فیس ویلیو کا ایشو تھا کیونکہ میں نقاب پہنتی ہوں, تو ٹیچر کو تو مطلب ابھی اگر ان کو لگ رہا ہے کہ یہ اچھی بچی ہے, یہ اچھے سے لیسن ریوائز کر کے سارا کچھ آئی ہوئی ہے, تو دوسرے ہی دن ان کو بھول جائے گا کہ یہ کون تھی, کیونکہ میں نے نقاب پہننا ہوتا تھا. تو میں نے سفر کیا ہے اور میں نے اینڈ تک سفر کیا ہے. میں یہی کہوں گی کہ میں نے فرسٹ ایئر سے لے کے فائنل ایئر تک فیوریٹزم کی وجہ سے میں سفر ہوئی ہوں, اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ ڈفرینس آیا میرے گریڈز میں. صحیح. اچھا, بطور اسٹوڈنٹ آپ نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا؟ کیونکہ آپ بتا رہی تھی ایک انٹرویو کہ آپ ہاسٹل میں رہتی ہیں, آپ کا یہاں پہ گھر نہیں ہے, تو کون کون سی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ میں سیالکوٹ سے ہوں, اور سیالکوٹ میں بھی پسرور سے ہوں میں, اور میں اپنے گھر کا سب سے چھوٹا بچہ تھی جس نے اٹھ کے پانی بھی نہیں پینا, امی سے دور بھی نہیں رہنا, امی ہر وقت ہر جگہ ساتھ ساتھ. مطلب میں اگر کہوں نا کہ میں بس سانس اپنی مرضی سے لیتی تھی, باقی ہر چیز میں اپنی امی پہ ڈیپینڈنٹ تھی. تو ایسے ہی ہے. اور میں جب ہاسٹل آئی تھی تو وہ مطلب میری اماں نے کبھی زور زبردستی نہیں کی ہم پہ, انہوں نے کہا تھا کہ تم نہیں رہ سکتی اسما, تم نہ جاؤ, لیکن تب وہی بھوت سوار تھا جی, اتنا میرٹ بنا لیا ہے 90%, تو پتہ نہیں کہاں ہی چلے جانا ہم نے. تو تب لاہور آ گیا, اور میرا پہلا سال بہت مشکل تھا, بہت, مطلب میں تو شاید چھوڑ بھی دیتی. تو پہلے سال تو میں نے رو کے گزارا. ایسی کیا چیز تھی, ایسی کیا موٹیویشن تھی جو آپ کو مجبور کرتی تھی کہ میں نے MBBS کر کے ہی رہنا ہے؟ یہ میری اماں کی خواہش ہے, اور دوسرا میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سب سے بڑا, کیونکہ مطلب میٹرک تک تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے, میں نے کیا کرنا ہے. اس کے بعد پھر جب FSC کا ٹائم تھا تب امی نے کہا کہ پری میڈیکل کرو, انشاءاللہ اگر ایڈمیشن ہوتا تو MBBS, اور اگر نہیں تو پھر تم جس بھی فیلڈ میں جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی, اس کے بعد میری اماں کی خواہش ہے, اور اس کے بعد پھر میری تھوڑی سی محنت ہے جس وجہ سے میں یہاں پہ ہوں. اور دوسرا میرا سب سے بڑا ریوارڈ میری اماں کی خوشی ہے. جب بھی کوئی اچھا رزلٹ آئے یا کچھ بھی ہو, جب میں امی کو بتاتی تھی کہ امی میری پوزیشن ہے, میری ڈسٹنکشن ہے, میرا میڈل ہے, تو وہ جو میری اماں کی آواز کی خوشی کال پہ, اور میری اماں کو جو دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی تھی نا, وہ میرا سب سے بڑا ریوارڈ تھی, اور وہی میری سب سے بڑی موٹیویشن تھی کہ بس یہ جو چہرہ ہے نا, یہ خوش رہے, یہ مسکراتا رہے. اچھا, ماشاءاللہ آپ نے کافی کامیابی حاصل کی ہے, گولڈ میڈل بھی لیے. کوئی ایسی خواہش جو آپ کی ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ جب میں کانوکیشن ہوں تو وہ سارے میڈلز میں اپنی اماں کو پہناؤں, کیونکہ وہ میرے سے زیادہ جو خواہش تھی, میرے سے زیادہ جو محنت تھی, میرے سے زیادہ جو دعائیں تھیں, سب کچھ تھا وہ میری اماں کی تھیں. تو وہ سب ان کے لیے تھے, وہ وہاں نہیں تھی اس وقت, تو یہ خواہش نہیں پوری کر سکتی. اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ دیں. دیکھیں, دنیا میں انسان اپنی مرضی سے نہیں آتے, اور نہ ہی اس دنیا سے اپنی مرضی سے جاتے ہیں. اس کا فیصلہ ہمارے خالق نے کیا ہوا ہے. ہم نے اس دنیا میں کتنے عرصے رہنا ہے, کتنا عرصہ گزار کے جانا ہے. آپ اپنی والدہ کے لیے دعا کیا کریں, ہم بھی کرتے ہیں. اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اچھا, کہا جاتا ہے جو میڈیکل کی تعلیم ہے بہت اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, تو اس کے علاوہ آپ ماشاءاللہ ابھی بھی کافی فٹ ہیں, تو اپنی فٹنس کو کیسے آپ نے مینٹین رکھا ہوا ہے؟ فٹنس کو مینٹین کیسے رکھا؟ فٹنس کو مینٹین کرنے کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں کبھی کیا, اور مطلب میں کھانے پینے کے معاملے میں بھی چور ہوں. پر سے دوسرا, میری فیملی باڈی ہیبٹس بھی ایسا ہی ہے کہ ہم بہت موٹے نہیں ہوتے, تو اس لیے ہے کہ میں کھانے پینے میں چور ہوں. دوسرا, میری فیملی باڈی ہیبٹس ایسا ہے تو اس لیے میں ایسی, ورنہ میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. مطلب قدرتی طور پہ ہی ایسے ہیں, گاڈ گفٹڈ. اچھا, کوئی ایسی پرسنالٹی جن سے آپ کو ملنے کا بہت زیادہ شوق ہو؟ ایسی پرسنالٹی جس سے ملنے کا شوق ہو؟ میرا یہ دل چاہتا ہے, یہ پتہ نہیں لوگوں کو کیسا لگے گا, لیکن میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی اور میں انہیں دیکھتی, اور مجھے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو میں ان کے پاس جاتی اور ان کو بتاتی. بہت ساری آپ نے قربانیاں دی ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. آپ خود کو 5 سال بعد کہاں دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, میں اس بارے میں یہی کہوں گی کہ جب تک میری اماں تھی نا, میرے پاس بہت سے خواب تھے, بہت سے گولز تھے, لیکن میری اماں کے بعد نا سب بدل گئے. میں اب اس وقت
मैं कुछ नहीं सोचती, मैं कुछ नहीं देखती, बस इतना पता है कि इंशाल्लाह मैं रेडियोलॉजी में जाऊंगी और बाकी सारा कुछ। लेकिन मैं सही बात करूं तो मैं इस वक्त सिर्फ अल्लाह ताला पे सब कुछ छोड़ा हुआ है। वो मुझे कहाँ लेके जाते हैं, क्या करते हैं, ये सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। और वही ना, जैसे कबूतर की तरह आपने आंखें बंद की हो और आपने ट्रस्ट अल्लाह ताला पे किया हो कि जहाँ ले इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए एक अच्छा रास्ता ही आपको दिखाएंगे। क्योंकि आपका ताल्लुक सियालकोट से है, तो वहाँ की बड़ी एक फेमस सियासतदान भी है फिरदौस आशिक अवान, वो भी डॉक्टर भी है। मैं क्या कहूँगी, मेरा उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ भी नहीं, वो आपकी आइडियल नहीं है? कभी भी नहीं। मेरा कोई भी सियासतदान कभी भी आइडियल नहीं रहा। मैं अपडेटेड रहती हूँ कि इस वक्त क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन अगर बात की जाए कि मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को मैं सपोर्ट करूं तो मैंने कभी नहीं किया, ना ही मैं करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है सारे एक जैसे हैं, सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए सब कुछ हो रहा है। बाकी अगर आपके घर फिरदौस आशिक अवान वोट लेने के लिए आ जाए तो मैं आप नहीं दूंगी। क्यों नहीं? वो तो एक डॉक्टर भी है और बिल्कुल दबंग लेडी है, मतलब सियालकोट की पहचान है। डॉक्टर होना और जो भी दबंग आप कह रहे हैं, उसके अलावा मुझे लगता है कि अच्छा इंसान होना और आप उसका पास्ट का सारा रिकॉर्ड अगर देखें, उसके अकॉर्डिंगली आपको वोट करना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी फैमिली में कोई भी किसी को वोट नहीं करता, क्योंकि यही है ना कि आपने जिसको वोट किया वो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसलिए हमें नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता कभी भी कि मुझे किसी को वोट करना चाहिए या किसी को सपोर्ट। सही। अच्छा, जिंदगी का कौन सा दौर आपको बहुत अच्छा लगता है? बचपन का या स्कूल लाइफ का, या अभी आपने गोल्ड मेडल हासिल किए? मुझे बचपन बहुत अच्छा लगता है जब हम सब लोग इकट्ठे थे घर में। और मुझे अपने सेकेंड ईयर MBBS बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरा गोल्डन पीरियड था MBBS का, सबसे अच्छा टाइम था मेरा वो। उसके अलावा बाकी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। मैं यही कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, वो जिस हाल में रखे उसका शुक्र है। लेकिन मेरा फेवरेट मेरा बचपन था और सेकेंड ईयर। अच्छा, आजकल की जो नौजवान लड़कियां मेडिकल की फील्ड में आना चाहती हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि मेहनत करें, कोशिश करें और बाकी सब अल्लाह ताला। नहीं, मतलब ये फील्ड कैसी है, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? हाँ, ये बात देखें, ये जो फील्ड है ना मुश्किल है। मैं यही कहूँगी, मुझे भी समटाइम्स लग रहा होता है कि मैं पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ। तो स्पेशली जब हम प्रोफेशनल, जिसको प्रॉफ या एग्ज़ाम कहते हैं, वो दे रहे होते हैं, तो वो टाइम बहुत मुश्किल होता है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था और मैंने तो उसमें इसी तरह कोप किया था कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी, 2 नफल पढ़ लिए, अल्लाह ताला से दुआ की, उसके सामने रो लिया, कुरान पढ़ लिया, तो और बाकी अम्मी से बात कर ली। तो इस तरह से मैं वो सारा स्ट्रेस जो था ना वो थोड़ा कम होता था। अच्छा, अगर आप डॉक्टर ना होती तो क्या होती? मैं क्या होती? मैं लेक्चरर होती। क्या? लेक्चरर। अच्छा, टीचर होती जी। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहें, कोई स्पेसिफिक मैसेज देना चाहें यूथ के लिए? यूथ के लिए यही है कि आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, सबसे पहले तो अपनी पसंद की फील्ड में जाएं। पेरेंट्स से यही है मेरा कि इम्पोज ना करें अपनी औलाद पे कुछ भी। लास्ट पे आप हुकूमत को कोई बीइंग अ डॉक्टर मैसेज देना चाहें? गवर्नमेंट को यही मैसेज है कि हमारे लिए थोड़ी आसानियाँ करें। हमें क्रीम ऑफ द नेशन कहा जाता है, तो उसी तरह हमें ट्रीट किया जाए। ये नहीं कि कोई भी डॉक्टर को गिरेबान से पकड़ के कहीं भी कटहरे में खड़ा कर दें कुछ और। दूसरा, हमारे लिए जॉब ज़्यादा कर दे और मेरिट क्राइटेरिया जो है ना वो इम्प्रूव करेंगे। नहीं कि सिफारिश आ जाए या किसी का कोई रेफरेंस है, कोई पैसा है तो उसकी बेस पे जिसका हक है उसको मार दिया जाए। और फर्दर जो स्पेशलाइजेशन है उसमें आसानियाँ करें हमारे लिए। ये नहीं कि 5 साल इतनी मेहनत करें और उसके बाद फिर आगे कुछ समझ ही ना आ रहा और उसके बाद मायूस होकर घर बैठ जाएं और यही दुख करते रहें कि पाकिस्तान में क्यों रह रहे हैं, कहीं बाहर चले जाएं। तो अपना जो कीमती असासा है उसे संभाल के रखें पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।